हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन (HTL) क्या है? हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन या HTL एक उन्नत थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है। इसका उपयोग गीले बायोमास जैविक कचरे को बायोक्रूड या कच्चे तेल जैसे तरल ईंधन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बायोमास को सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह शैवाल, एल्गी, सीवेज कीचड़, सीवेज स्लज और गीले कृषि अवशेषों के लिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी विकल्प बनाता है। प्रक्रिया की मुख्य शर्तें। यह प्रक्रिया पानी की उपस्थिति में उच्च तापमान और उच्च दबाव पर की जाती है। दबाव इतना रखा जाता है कि पानी उबलकर भाप में न बदले और अपनी तरल अवस्था में ही रहे। इसे सबक्रिटिकल अवस्था कहते हैं। तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। दबाव 5 से 25 मेगापास्कल। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? HTL की प्रक्रिया को निम्नलिखित सरल चरणों में समझा जा सकता है। 1. कच्चा माल डालना। गीले बायोमास जिसमें 70% से 90% तक पानी हो सकता है को एक विशेष रिएक्टर में डाला जाता है। 2. दबाव और तापमान बढ़ाना। रिएक्टर के अंदर तापमान और दबाव को तेजी से बढ़ाया जाता है। 3. डिपॉलीमराइजेशन। इस अत्यधिक दबाव और गर्मी में पानी एक बेहतरीन विलायक, सॉल्वेंट और उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने लगता है। बायोमास के बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। 4. पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। ये छोटे अणु आपस में जुड़कर नए ऊर्जा सघन, एनर्जी डेंस यौगिक बनाते हैं जो अंततः गाढ़े काले रंग के बायोक्रूड का रूप ले लेते हैं। HTL से मिलने वाले मुख्य उत्पाद, प्रोडक्ट्स। प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिएक्टर से मुख्य रूप से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। बायोक्रूड ये मुख्य उत्पाद है। ये पेट्रोलियम से निकलने वाले कच्चे तेल जैसा ही होता है। इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल या विमान ईंधन, एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। जलीय चरण, एक्वियस फेज। यह बचा हुआ पानी है जिसमें कई तरह के घुले हुए कार्बनिक रसायन और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होते हैं। इसका इस्तेमाल खाद बनाने या शैवाल उगाने में किया जा सकता है। ठोस अवशेष, बायोचार। ये एक कोयले जैसा ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने या सीधे ईंधन के रूप में जलाने के लिए किया जा सकता है। गैस। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और थोड़ी मात्रा में मीथेन जैसी गैसें भी बनती हैं। HTL और पायरोलिसिस में अंतर। अक्सर लोग कचरे से तेल बनाने वाली इन दोनों तकनीकों में भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ इनकी एक स्पष्ट तुलना दी गई है। विशेषता। हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन HTL। पायरोलिसिस कच्चा माल। गीला बायोमास। सूखा बायोमास। सुखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी है। तापमान 250 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सी, 400 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सी। दबाव बहुत उच्च 525 मेगापास्कल। सामान्य वायुमंडलीय दबाव। मुख्य उत्पाद की गुणवत्ता। उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक स्थिर। कम ऊर्जा घनत्व, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक। इसके मुख्य फायदे। ऊर्जा की भारी बचत। कच्चे माल को सुखाने ड्राइंग में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। HTL में सुखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिससे ऊर्जा और पैसे दोनों बचते हैं। विविधता। इसे लगभग किसी भी प्रकार के जैविक कचरे जैसे जानवरों का गोबर, सड़े हुए फल, सब्जियों का कचरा और सीवेज पर आसानी से लागू किया जा सकता है। बेहतर तेल गुणवत्ता। इससे मिलने वाला बायोक्रूड अन्य तकनीकों से मिलने वाले तेल की तुलना में अधिक स्थिर होता है और इसे मौजूदा पेट्रोलियम रिफाइनरियों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमुख चुनौतियां, चैलेंजेस। उच्च पूंजीगत लागत, कैपिटल कॉस्ट। अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान को झेलने वाले रिएक्टर और पाइपलाइन बनाने में बहुत अधिक खर्च आता है। जंग, करोजन की समस्या। सब क्रिटिकल पानी और बायोमास के रसायन मिलकर रिएक्टर के अंदरूनी हिस्सों में तेजी से जंग लगा सकते हैं, जिसके लिए बहुत महंगे धातु, एलॉयज की आवश्यकता होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेतों के गीले कचरे और सीवेज प्रबंधन के लिए इस तकनीक का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग कैसे किया जा सकता है? भारत जैसे कृषि प्रधान और तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते देश के लिए हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन HTL एक गेम चेंजर तकनीक साबित हो सकती है। हमारे यहाँ हर साल लाखों टन कृषि अवशेष और शहरों से भारी मात्रा में सीवेज निकलता है। इन दोनों का सुरक्षित और लाभदायक निपटान एक बड़ी चुनौती है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि HTL का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग भारत में कैसे किया जा सकता है। 1. कृषि कचरे का प्रबंधन, एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट। भारत में फसल कटाई के बाद खेतों में बहुत सारा गीला और सूखा कचरा बच जाता है, जैसे केले के तने, गन्ने की खोई, धान की पराली। पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है। कच्चे माल की आसान उपलब्धता। HTL के लिए कचरे को सुखाने की जरूरत नहीं होती। किसान खेतों के ताजे गीले कचरे को सीधे HTL प्लांट में भेज सकते हैं। बायोमास एकत्रीकरण केंद्र। गांवों या ब्लॉक स्तर पर कचरा एकत्रीकरण केंद्र, कलेक्शन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ से इस कचरे को पीसकर स्लरी बनाकर बड़े HTL प्लांट तक पाइपलाइन या टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है। किसानों को अतिरिक्त आय। जो कचरा पहले जला दिया जाता था या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसे बेचकर किसान अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। 2. सीवेज और शहरी कचरा प्रबंधन, सीवेज मैनेजमेंट। शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP से हर दिन हजारों टन गीला कीचड़, सीवेज स्लज निकलता है। इसमें 80-90% तक पानी होता है और बीमारियों का खतरा रहता है। STP के साथ HTL का एकीकरण। बड़े शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के ठीक बगल में HTL यूनिट लगाए जा सकते हैं। सीवेज के कीचड़ को सुखाने के बजाय सीधे HTL रिएक्टर में डाला जा सकता है। दोगुना फायदा। इससे न केवल खतरनाक सीवेज कचरे का सुरक्षित निपटान होगा, बल्कि नगर निगमों को बायोक्रूड बेचकर भारी राजस्व भी मिलेगा। वर्तमान समस्याएं और HTL द्वारा समाधान। मौजूदा समस्या। HTL का समाधान। पराली जलाना, हवा में जहरीला धुआं और स्मॉग। कचरे को जलाए बिना सीधे तरल ईंधन, बायोक्रूड में बदलना। सीवेज कीचड़ का निपटान, जमीन और भूजल का प्रदूषण। कीचड़ के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना और ईंधन निकालना। कचरा सुखाने की लागत, अन्य तकनीकों में सुखाने का भारी खर्च। पानी को ही विलायक, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करना, ऊर्जा की बचत। पेट्रोलियम आयात, कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता। देश के अंदर ही कचरे से स्वदेशी बायोक्रूड का उत्पादन। व्यावसायिक मॉडल, कमर्शियल मॉडल कैसे काम करेगा? व्यावसायिक सफलता के लिए इस तकनीक को एक पूरी सप्लाई चेन के रूप में विकसित करना होगा। 1. विकेंद्रीकृत छोटे प्लांट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट्स। शुरुआत में कृषि बहुल इलाकों और नगर निगमों में छोटे छोटे HTL प्लांट लगाए जा सकते हैं जो रोजाना 50 से 100 टन कचरा प्रोसेस करें।
2. बायोक्रूड का परिवहन। इन छोटे प्लांट से निकलने वाले गाढ़े काले बायोक्रूड को इकट्ठा करके बड़ी तेल रिफाइनरियों जैसे इंडियन ऑयल या रिलायंस में भेजा जाएगा। 3. मौजूदा रिफाइनरियों का उपयोग। बायोक्रूड को सीधे गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। इसे पेट्रोलियम रिफाइनरियों में मौजूदा कच्चे तेल के साथ मिलाकर ब्लेंडिंग पेट्रोल, डीजल या जेट ईंधन में बदला जा सकता है। 4. सह उत्पादों बाई प्रोडक्ट्स की बिक्री। एचटीएल से निकलने वाले पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। इसे तरल उर्वरक लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में उर्वरक कंपनियों को बेचा जा सकता है। भारत सरकार पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन और बायोफ्यूल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत कचरे से ऊर्जा बनाने को बढ़ावा दे रही है, जिससे एचटीएल तकनीक को भारी सब्सिडी और सरकारी समर्थन मिल सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि एचटीएल से मिलने वाले इस बायोक्रूड को रिफाइनरी में पेट्रोल या डीजल में बदलने की प्रक्रिया अपग्रेडिंग कैसे काम करती है? क्रूड को पेट्रोल या डीजल में बदलना, अपग्रेडिंग प्रोसेस। एचटीएल रिएक्टर से निकलने वाला बायोक्रूड दिखने में बिल्कुल जमीन से निकलने वाले कच्चे पेट्रोलियम तेल जैसा होता है, लेकिन इसे सीधे गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे गाड़ियों के लायक बनाने के लिए रिफाइनरी में एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे अपग्रेडिंग कहते हैं। अपग्रेडिंग की आवश्यकता क्यों है? बायोक्रूड को सीधे इस्तेमाल न कर पाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। ऑक्सीजन की अधिकता। बायोक्रूड में ऑक्सीजन की मात्रा 10% से 20% सामान्य कच्चे तेल की तुलना में बहुत अधिक होती है। इससे ये कम स्थिर होता है और इसकी ऊर्जा क्षमता एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है। गाढ़ापन विस्कोसिटी। ये बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिससे इंजन के पतले पाइपों और फ्यूल इंजेक्टर में इसका बहना मुश्किल होता है। अशुद्धियाँ। कचरे से बने होने के कारण इसमें नाइट्रोजन और सल्फर जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जो जलने पर जहरीला धुआं और प्रदूषण फैला सकती हैं। अपग्रेडिंग की मुख्य प्रक्रिया हाइड्रोप्रोसेसिंग। बायोक्रूड की इन कमियों को दूर करने के लिए इस रिफाइनरी में हाइड्रोडीऑक्सीजनेशन -HDO नामक एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? 1. हाइड्रोजन गैस मिलाना। बायोक्रूड को एक रिएक्टर में उच्च तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस और उच्च दबाव पर हाइड्रोजन गैस H_2 के साथ प्रवाहित किया जाता है। 2. उत्प्रेरक कैटलिस्ट का उपयोग। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए विशेष धातुओं जैसे निकल, कोबाल्ट या मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। 3. ऑक्सीजन को बाहर निकालना। अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बायोक्रूड में मौजूद ऑक्सीजन के अणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं और पानी ऑफ H_2O बनाकर तेल से अलग हो जाते हैं। 4. प्रदूषकों का निष्कासन। इसी तरह बायोक्रूड में मौजूद नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया ऑन H_3 गैस बना लेता है और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन H_2S गैस में बदल जाता है। इन गैसों को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के निकल जाने के बाद जो तरल बचता है वो पूरी तरह से हल्का और शुद्ध हो जाता है। इसे ड्रॉप इन फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि इसके रासायनिक गुण बिल्कुल पेट्रोलियम तेल जैसे हो जाते हैं। अंतिम चरण में इस शुद्ध तेल को डिस्टिलेशन टावर में गर्म किया जाता है, जहां इसके विभिन्न अवयव अपने अलग अलग क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर वाष्प बनकर अलग हो जाते हैं। कम तापमान पर सबसे हल्के हिस्से वाष्पित होकर पेट्रोल, गैसोलीन बनाते हैं। मध्यम तापमान पर बीच का हिस्सा विमान ईंधन, एविएशन जेट फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। उच्च तापमान पर भारी हिस्से से डीजल प्राप्त होता है। इस प्रकार खेतों के गीले कचरे या सीवेज से शुरू हुआ सफर रिफाइनरी की इस अपग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद शुद्ध पेट्रोल, डीजल या जेट ईंधन के रूप में समाप्त होता है। मौजूदा गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है।